एक गांव में कालिया नाम का एक गुंडा रहता था। कालिया एक बहुत बड़ा गुंडा था। सब उसके नाम से थर थर कांपते थे। कालिया का एक प्रिय चेला बिरजू था। दोनों गुरु चेला गुंडागर्दी करके पैसे कमाते थे, जिससे उनका गुजारा आराम से हो जाता था। लेकिन एक दिन उनके ठिकानों पर पुलिस आ जाती है और दोनों गुरु चेले को जेल में ले जाकर बंद कर देती है। उस्ताद, इन पुलिस वाले ने तो हमें जेल में बंद कर दिया, अब क्या करेंगे हम? अरे बिरजू, टेंशन नहीं लेने का, अपन अभी जिंदा है। तू रात होने तक का इंतजार कर, अपन इंतजाम करता है ना। उस्ताद, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर लग रहा है कि आपके दिमाग में कोई फैंटास्टिक आइडिया चल रहा है। तू देखता जा बिरजू, अब तेरा उस्ताद क्या करता है। सुन, मैं जैसे ही टॉयलेट के बहाने बाहर जाऊं, तू शोर मचाना शुरू कर दियो। लेकिन उस्ताद, आप करना क्या चाहते हो? ज्यादा सवाल जवाब मत कर, जितना कहा है उतना कर दे बस। कालिया हवलदार को बुलाता है। हवलदार सर, हवलदार सर। हाँ बता, कौन सी आफत आ गई? सर, मुझे टॉयलेट जाना है। ठीक है, लेकर चलता हूँ। हवलदार जेल का ताला खोलता है और कालिया के साथ जाने लगता है। और थोड़ी दूर पहुँचते ही बिरजू शोर मचाने लगता है। बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर हवलदार कालिया से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, यहाँ से हिलना मत। हवलदार जैसे ही आगे बढ़ता है, कालिया भागते हुए जाता है और सारे खाने में नींद की गोलियां मिला देता है। इधर हवलदार बिरजू से पूछता है, क्या हुआ? अरे सर, वो चूहा आ गया था, वो तो चला गया। हवलदार भागा भागा कालिया के पास जाता है। सर, अब मुझे नहीं जाना है टॉयलेट। क्यों नहीं जाना है? अभी तो तुम्हें जाना था। सर, अब नहीं आ रही है तो कैसे जाऊं? जैसे ही रात होती है, खाना खाकर सब लोग सोने लगते हैं और इसी का फायदा उठाकर कालिया ताला तोड़ देता है और दोनों गुरु चेला जेल से फरार हो जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद, उस्ताद, हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम किसी दूसरे गांव में जाएंगे और ये काम छोड़ देंगे। उस्ताद, फिर हम लोग क्या करेंगे? इसके अलावा हमें तो कुछ आता भी नहीं। दोनों गुरु चेला सोचते रहते हैं। तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आते हैं। क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो? कालिया ने साधु बाबा को सारी बात बताई। साधु बाबा, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? मुझे जानना है, मेरे भविष्य में क्या है। यहाँ से थोड़ी दूर जंगल के पहाड़ी के उस पार एक सिद्ध बाबा रहते हैं। वही तुमको बता सकते हैं कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। पर याद रहे, तुमको वहाँ अकेले जाना होगा। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। कालिया बिरजू को गांव वापस भेज देता है और अपना भाग्य जानने के लिए सिद्ध बाबा के पास चल देता है। कालिया को चलते चलते शाम हो जाती है। थोड़ी दूर पर उसे जंगल के बीच में एक घर दिखाई देता है। कालिया घर के पास जाता है और दरवाजा खटखटाता है।
कौन है भाई? इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं पहाड़ी के उस पार सिद्ध बाबा से मिलने जा रहा था, पर अभी बहुत रात हो चुकी है। क्या मैं आपके घर पर रात गुजार सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। कालिया उस आदमी के घर पर रात गुजारता है और सुबह होते ही जब वह वहां से जाने लगता है तब वह आदमी बोलता है, आप सिद्ध बाबा के पास जा ही रहे हो तो एक मेरा भी सवाल पूछ लीजिएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, बताइए क्या पूछना है। मैं भगवान का सच्चे मन से प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मेरी गरीबी क्यों नहीं खत्म होती? ठीक है, मैं पूछ लूँगा। इतना बोलकर कालिया आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक पहाड़ मिलता है। अरे बाप रे, यह पहाड़ तो बहुत ऊंचा है, मैं इसको कैसे पार करूँगा? तभी वहाँ पर एक जादूगर आता है और बोलता है, तुम अकेले इस जंगल की तरफ कहाँ जा रहे हो? तुम इस पहाड़ी को पार नहीं कर सकते हो। मुझे इस पहाड़ी को पार करके सिद्ध बाबा के पास अपना भाग्य जानने जाना है, क्योंकि केवल सिद्ध बाबा ही मेरा भाग्य और भविष्य दोनों बता सकते हैं। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, मैं तुम्हें पहाड़ पार करवा सकता हूँ, लेकिन तुमको मेरा भी एक सवाल पूछना होगा। हाँ हाँ जरूर, आप सवाल बताइए। सिद्ध बाबा से एक कहना है, मैं यहाँ 100 साल से तपस्या कर रहा हूँ, पर मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है। मुझे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? ठीक है, मैं उनसे यह सवाल जरूर पूछूंगा। जादूगर अपनी जादुई छड़ी से उसे पहाड़ पार करवा देता है। पहाड़ पार करने के बाद कालिया सिद्ध बाबा के पास चल देता है। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक नदी मिलती है। अब मैं इस नदी को कैसे पार करूं? यहाँ पर कोई नाव भी नहीं है। अब मैं सिद्ध बाबा के पास कैसे जाऊंगा? कालिया इतना सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ एक नाव वाला अपना नाव लेकर आ जाता है। क्या तुम अपनी नाव से मुझे नदी पार करवा सकते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन इसके बदले मुझे तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं सब देने होंगे। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद सिद्ध बाबा के पास अपना भविष्य पता करने जा रहा हूँ। तो ठीक है, मेरा सवाल भी उनसे पूछना कि मेरा परिवार मुझे छोड़कर चला गया है, वह वापस कैसे आएगा? जी जरूर, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। इसके बाद वह आदमी कालिया को अपनी नाव में बैठाकर नदी को पार करवा देता है। उसके बाद कालिया पैदल चलता हुआ आखिरकार सिद्ध बाबा के पास पहुंच ही जाता है। प्रणाम महात्मा जी, मैं पहाड़ी के उस पार से आपसे मिलने आया हूँ। मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। बोलो बेटा, तुम्हारे क्या प्रश्न हैं? लेकिन मैं तुम्हारे केवल 3 ही प्रश्न का उत्तर दूंगा। कालिया सोचता है, अरे मेरे पास तो पहले से ही 3 सवाल हैं। अगर मैं दूसरे के सवाल पूछा तो मैं अपना सवाल पूछ ही नहीं पाऊंगा। उन लोगों ने यहाँ तक आने में मेरी बहुत मदद की है, और मेरे सवाल का क्या,
मैं तो जो होगा देख लूँगा। मैंने चोरी करके बहुत पाप किया है, उनका सवाल पूछ के कुछ पुण्य का काम कर लेता हूँ। मैं उन्हीं तीनों लोगों का सवाल पूछ लेता हूँ। इतना सोचने के बाद कालिया उन सभी आदमियों के सवाल सिद्ध बाबा से पूछता है और उनके जवाब लेकर घर की तरफ लौट जाता है। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद कालिया नदी के किनारे पहुंच जाता है, जहां पर नाव वाला उसका इंतजार कर रहा था। आपने मेरा सवाल महात्मा जी से पूछा कि मेरा परिवार मेरे को कैसे मिलेगा? हाँ, महात्मा जी ने कहा है कि तुमने गरीबों को नदी पार कराते समय उनसे जितने भी सोने चांदी और धन दौलत लिए हैं सब गरीबों में बांट दो। उसके बाद तुम गरीबों की सेवा करो, तुम्हारा परिवार तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। आज से मैं ऐसा ही करूँगा। नाव वाला कालिया को भी थोड़े सोने चांदी और पैसे दे देता है। नाव वाले से सोने चांदी लेकर कालिया पहाड़ी के पास पहुंच जाता है और जादुई छड़ी से पहाड़ी को पार करके जादूगर के पास पहुंचता है। आ गए तुम वापस? तुमने पूछा महात्मा जी से मेरा सवाल, क्या कहा महात्मा जी ने? जी, महात्मा जी ने कहा है तुम अपने जादूगर के अहंकार को त्याग कर सच्चे मन से तपस्या करो, तुम्हें अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, मैं अपनी सारी शक्तियाँ तुम्हें प्रदान करता हूँ। इतना कहकर जादूगर अपनी सारी शक्तियाँ कालिया को दे देता है। इसके बाद कालिया अपने गांव की तरफ चल देता है। तभी जंगल में कालिया से वह आदमी मिलता है। आ गए तुम लौटकर। क्या कहा महात्मा जी ने? मेरी गरीबी कैसे खत्म होगी? जी, महात्मा जी ने कहा है कि केवल प्रार्थना से गरीबी खत्म नहीं होती, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, आज से मैं कड़ी मेहनत करूँगा। इसके बाद कालिया अपने गांव वापस आ जाता है। गांव आते ही वह सबसे पहले बिरजू से मिलता है। उस्ताद, क्या कहा महात्मा जी ने? कालिया ने सारी बात बताई। अरे उस्ताद, आप समझे नहीं, आपको तो बिना पूछे ही सब कुछ मिल गया। आपको जादू और ढेर सारा पैसा तो मिल ही गया। अरे हाँ, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर कालिया सारे धन को गांव में बांट देता है और गांव वालों से माफ़ी मांगता है और दोबारा चोरी कभी नहीं करता और गुंडागर्दी भी छोड़कर अपने जादुई शक्तियों से मेहनत करके सबको जादू दिखाता है और उसी से अपना गुजारा करने लगता है। मोहनपुर नामक गांव में एक किसान रहता था। वह अपने बेटे सोहन और पत्नी हीरावती के साथ रहता था। सोहन पूरे दिन गांव में आवारागर्दी करता था। हीरा पूरे दिन खेती करके अपनी पत्नी की देखभाल करता। एक दिन सोहन जब घर वापस आया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, तू दिन भर पूरे गांव में आवारागर्दी करता है। तुम्हारे पिताजी इतना परिश्रम करके पैसे लाते हैं, तू उसे भी जुए में उड़ा देता है। तू भी खेत पर जाकर अपने पिताजी की थोड़ी मदद कर दिया करो। तू कैसी बात कर रही है माँ? मेरी उम्र अभी काम करने की नहीं है। बेटा, मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। तुम्हारे पिताजी पूरे दिन पसीना बहाकर जो पैसे लाते हैं वह मेरे दवा में ही खर्च हो जाता है। यह सब देखकर मुझे बहुत दुख होता है बेटा।
तू इतना चिंता क्यों करती है माँ? तुमको खाने को मिलता है ना, तुम खाना खाकर आराम करो बस। इतना कहकर सोहन घर से बाहर चला जाता है। उधर हीरा पूरे दिन खेत में मेहनत करके जब शाम को घर लौट रहा होता है, तभी सोहन का दोस्त राहुल मिलता है, जो खेत से काम करके घर लौट रहा होता है। क्या चाचा जी, आज का काम पूरा हो गया? हाँ बेटा, थोड़ा काम बाकी है, अब शाम हो गई है, बाकी का काम कल करेंगे। अभी तुम्हारी चाची जी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। सोहन भी तो घर पर ही है ना, वह खेत पर दिखाई ही नहीं देता। क्या बताऊं बेटा, वह तो पूरे दिन गांव में आवारागर्दी करता रहता है। अभी तो वह जुआ खेलना भी शुरू कर दिया है बेटा। वह तो तुम्हारा दोस्त है ना, तुम उसे क्यों नहीं समझाते हो? अब मैं उसे क्या समझाऊं चाचा जी, अब वह छोटा बच्चा थोड़ी ना है, उसे खुद समझना चाहिए ना। ठीक है चाचा जी, अब मैं चलता हूँ, पिताजी घर पर इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर राहुल अपने घर की ओर चल देता है और हीरा भी जब अपने घर पहुँचता है, हीरावती उसे पानी लाकर देती है। हीरा पानी पीने के बाद बोलता है, सोहन घर पर आया था कि नहीं? इस लड़के का मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुबह से ही घर से गायब है, अभी तक घर नहीं लौटा है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। सोहन गांव में घूम रहा होता है, तभी जमींदार अपने आदमी के साथ सोहन के पास पहुंचता है। क्यों सोहन, तू तो बोला था कि इस महीने सारे पैसे लौटा दूंगा। महीना तो गया पर तूने 1 रुपया भी नहीं लौटाया। हाँ हाँ, पता है जमींदार साहब, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। पिछले 2 महीने से तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे आदमी हैं, इसलिए मैं चुप हूँ, नहीं तो तुम्हारी जगह कोई और रहता तो मैं कब का उससे पैसे निकाल चुका होता। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर मुझे 2 दिन के अंदर मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारे सारे खेतों पर कब्जा कर लूँगा। इतना बोलकर जमींदार अपने आदमी को लेकर वहाँ से चला जाता है। सोहन सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने इसके पैसे 2 दिन के अंदर नहीं दिए तो यह मेरे खेतों पर कब्जा कर लेगा। मैं क्या करूं? सोहन इतना सोच ही रहा था, तभी उसको एक उपाय सूझता है। क्यों ना मैं पिताजी से पैसे मांग लूं? वैसे भी उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही फसल बेची है। फिर सोहन अपने पिताजी के पास पहुंच जाता है। पिताजी, जमींदार को देने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। मैंने तुझे मना किया था ना कि किसी से पैसे नहीं लेना, खासकर जमींदार से। तुमने मेरी एक नहीं सुनी। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद से जुआ खेलना छोड़ दूंगा और कुछ काम करूंगा। आप मुझे पैसे दे दीजिए। ओ पैसे मैंने तुम्हारी माँ की दवा के लिए रखे हैं। अगर मैंने वह पैसे तुम्हें दे दिए तो तुम्हारी माँ का दवा कैसे आएगा? पिताजी, मैं जल्द ही कुछ काम करके सारे पैसे वापस कर दूंगा। आप अभी मुझे पैसे दे दीजिए। सोहन इतना कहकर रोने लगता है।
हीरा को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है और वह पैसे दे देता है और वह पैसे लेकर सोहन जमींदार के पास जाता है और रोते हुए बोलता है, जमींदार साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैंने पिताजी से पैसे मांगे तो उन्होंने बोला है कि वो अगले महीने सारे पैसे चुका देंगे। जमींदार सोहन की बातों पर विश्वास कर लेता है और बोलता है, ठीक है, अपने पिताजी से बोल देना 1 महीने में पूरे ब्याज सहित पैसे लौटा दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सोहन जमींदार को पैसे दिए बिना वापस आ जाता है और जो पैसे पिताजी से लिए थे उन पैसों को जुए और दारू में खत्म कर देता है। इधर सोहन की माँ की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई। जब शाम को सोहन घर पर आता है, बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। घर में 1 रुपया नहीं है। मैंने जो पैसे तुम्हें दिए थे उसका क्या हुआ? अरे पिताजी, अभी कोई काम नहीं मिला है। जैसे ही कोई काम मिलता है मैं पैसों का जुगाड़ कर दूंगा। बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम्हारी माँ किसी तरह ठीक हो जाए बस। पैसे पैसे पैसे, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैंने आपसे कर्जा लिया है। उस पैसे पर तो मेरा भी हक है ना। ऐसा लग रहा है मैं आपका बेटा ही नहीं हूँ। इतना बोलकर सोहन गुस्से से बाहर चला जाता है। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जिसके हाथ में एक थैला होता है। अरे काका, ये थैला लेकर कहाँ जा रहे हैं और इस थैले में क्या है? अरे बेटा, तुम्हारी काकी को लेकर शहर जा रहा हूँ कुछ सामान की खरीदारी करने, तो यह थैला तुम्हारे घर पर रखने जा रहा हूँ। इसमें मेरी बेटी की शादी के कुछ गहने हैं और पूरे गांव में तुम्हारे पिताजी से ज़्यादा विश्वासू आदमी कोई नहीं है। इतना कहकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। सोहन कुछ सोच ही रहा था कि वहाँ पर जमींदार आ जाता है। सोहन, तेरा अब ज़्यादा हो रहा है। तू 4 महीने से मुझे पागल बना रहा है। नहीं जमींदार साहब, ऐसी बात नहीं है। मेरी माँ की दवाई में सारे पैसे खर्च हो गए। ये सब मैं नहीं जानता। मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी ब्याज सहित। ठीक है साहब, आज शाम तक आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। आज शाम तक तूने पैसे नहीं लौटाए तो कल सुबह सुबह मैं तेरे सभी खेतों पर कब्जा कर लूँगा। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। पूरे गांव में केवल राहुल ही एक ऐसा मेरा दोस्त है जिसे मैं आसानी से बेवकूफ़ बना सकता हूँ। सोहन अपने दोस्त राहुल से मिलने पहुँच जाता है। क्या बात है सोहन, आज मेरी याद आ गई। राहुल, माँ की तबीयत बहुत खराब है। घर में 1 रुपया भी नहीं है। माँ की दवा के लिए कुछ पैसे चाहिए थे यार। तुम तो सारे पैसे आवारागर्दी में उड़ा देते हो। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। भाई, मैंने दारू जुआ सब कुछ छोड़ दिया है। मेरी माँ का इलाज कराना है। मैं कुछ दिनों में कोई काम करके तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। राहुल सोहन की बातों पर विश्वास कर लेता है और उसे पैसे दे देता है। सोहन राहुल से पैसे लेकर जमींदार को दे देता है और बाकी के पैसों को दारू और जुए में उड़ा देता है।
सुबह सुबह हरी खेत की तरफ जा रहा होता है। तभी और चाचा जी, चाची की तबीयत अभी कैसी है? बेटा, घर में 1 रुपया भी नहीं है और तुम्हारे दोस्त को कुछ मतलब ही नहीं रहता है। उसके माँ की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है चाचा जी, मैं सोहन से बात करता हूँ। इतना बोलकर राहुल गुस्से में सोहन के पास जाता है। सोहन एक पेड़ के नीचे दारू पी रहा था। तुम कभी नहीं सुधरने वाले हो। तुम्हारे जैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। अरे दोस्त राहुल, और तू कैसा है? आजा, तू भी थोड़ा ले। तू पागल हो गया है, तेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तू क्या कर रहा है? अगर 2 घंटे के अंदर मेरा पैसा मेरे को वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारी शिकायत पंचायत में कर दूंगा। नहीं नहीं, तुम तो मेरे दोस्त हो। एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ ऐसा नहीं करता। मैं कुछ नहीं जानता, तुमको जो करना है करो, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। इतना बोलकर राहुल वहाँ से चला जाता है। तभी सोहन सोचने लगता है, अगर राहुल ने सच में मेरी शिकायत पंचायत में कर दी तो पूरे गांव के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं इसके पैसे कहाँ से दूँ? तभी उसके दिमाग में एक उपाय आता है और वह अपने घर पहुंच जाता है। अरे बेटा, आओ, कैसे हो? आओ बैठो। मैं ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? ठीक हूँ बेटा, देखो क्या होता है। सोहन अपनी माँ को बातों में बहलाकर अंदर जाता है और जो आदमी अपनी गहने का थैला रखने के लिए उसके घर पर दिया था उसको बदल देता है और वह थैला लेकर बाहर चला आता है। सोहन सारे गहनों को बाजार में बेचकर रोहन के पैसे को लौटा देता है। हरी भाई, मेरे गहनों का थैला मुझे वापस कर दो। हरी अंदर जाता है और गहनों का थैला लाकर उस आदमी को देता है। अरे ये क्या, इसमें तो कुछ भी नहीं है। हरी भाई, लगता है आपने गलती से दूसरा थैला दे दिया मुझे। अरे नहीं भाई, यह तो वही थैला है। मेरे घर में तो ऐसा दूसरा थैला है ही नहीं। लगता है गहनों से भरा बैग देखकर आपका मन विचलित हो गया और आपने मेरे गहनों को चुरा लिया। नहीं भाई, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आवाज सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। यह बात पंचायत तक पहुंच जाती है। हरी, तुम्हारे घर से थैला चोरी हुआ है, इसका मतलब तुमने ही गहने चोरी किए हैं। हरी भाई, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। गांव वाले तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास करते हैं और तुमने ये सिला दिया। हरी पूरे गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मेरी वजह से मेरे पिताजी को पूरे गांव के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रुक जाइए, मेरे पिताजी ने कुछ नहीं किया है। गहनों को मैंने चुराया है। मुझे अपने आप से घृणा हो रही है। आप लोग मुझे जो भी सज़ा देंगे वह मुझे मंजूर है। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुखिया जी, मेरे बेटे को माफ़ कर दीजिए। इसने तो सब सच्चाई बता दिया ना, इसे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेगा। ठीक है हरी,
तुम्हारी वजह से इसको माफ़ कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें 1 महीने के अंदर तुम्हें सभी गहने को लौटाने होंगे। ठीक है मुखिया जी, मैं सारे गहने लौटा दूंगा। उस दिन के बाद से सोहन अच्छा आदमी बन गया। अपने पिताजी के साथ खेत पर जाने लगा और मेहनत से काम करने लगा और 1 महीने के अंदर ही सारे गहने के पैसे को लौटा देता है।